everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. I'm here with a new topic, so let's begin the topic. आज का हमारा टॉपिक है इमेजिन द ह्यूमन ब्रेन एंड मेमोरी। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ब्रेन डैमेज और एमनीजिया को समझने के लिए ह्यूमन ब्रेन और एनिमल्स के ब्रेन पर बहुत सारी स्टडी की गई, जिससे ये हमें पता चला कि जब डैमेज या एमनीजिया जैसी बीमारी हो जाती है तो ब्रेन को कैसे रिकवर किया जा सकता है या कौन से पार्ट को रिमूव किया जा सकता है। इसके लिए टेम्पोरल लोब ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन सभी स्टडी के बाद हमें बहुत ही तेज़ी से ब्रेन इमेजिनिंग मेथड्स यूज़ होने लगे। तो आज हम उनमें से कुछ स्टडी के बारे में, ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एपिसोडिक है, सिमेंटिक है, प्रोसीड्यूरल मेमोरी है, परसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। आज पढ़ेंगे एपिसोडिक, एनकोडिंग एंड रिट्राइवल। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हिप्पोकैम्पस जब मेमोरी को एनकोड करता है तो वो किस तरह से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है, तो फिर मेमोरी या ब्रेन की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे होती है। इसको जानने के लिए इमेजिनरी टेक्निक्स काफ़ी सारी यूज़ हुई, जिसमें से एक थी पॉजिट्रॉन एमिजन टोमोग्राफी, जिसको इन शॉर्ट में पीईटी कहा जाता है। इसके थ्रू जब ब्रेन को स्कैन किया जाता है और सब्जेक्ट को ये कहा जाता है कि किसी भी मेमोरी को आप रिकॉग्नाइज या एनकोड करो, तब उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस, मेमोरी परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है। यहाँ पर जैसे आप कुछ इमेजेस देख रहे होंगे, ये जब इस ब्रेन को स्कैन किया जाता है तो उसके बाद ऐसी ही इमेज हमें मिलती हैं। इस टेक्निक के थ्रू रिसर्चर फेस को एनकोडिंग और रिकॉग्नाइज करना चाहते थे। इस रिसर्च में रिसर्चर ने सब्जेक्ट को कई सारे फेसेस और अजीब तरह के पैटर्न्स को दिखाया और उसके बाद पीटी को यूज़ किया गया। इस इन्वेस्टिगेशन में पीटी को यूज़ करके मेमोरी परफॉर्मेंस को देखा गया कि वो जिन्होंने इन फेस को देखा है, जब वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उनका ब्रेन कैसे परफॉर्म करता है। कंडीशन में सब्जेक्ट को पहले तो फेस को रिमेंबर करना था, उसके बाद उसे रिकॉग्नाइज करना था, फिर परसेप्चुअल एनालाइज मीन्स करके दो फेस को कंपेयर करना था। जब इस पीरियड में जब पीईटी की गई, स्कैन की गई, तो उसमें रिकॉर्डिंग की गई और ब्रेन के सेरेब्रल ब्लड फ्लो को ट्रिगर किया गया, जो लोकल न्यूरोनल एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रहा था। जब रिसर्चर ने ये ऑब्जर्व किया कि जब सब्जेक्ट एनकोडिंग कर रहा था तो उसका राइट रीजन एक्टिव था, बट जब वो किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा था तो उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव था। मीन्स कि कुछ हेमिस्फेरिक था, जो हमारा हिप्पोकैम्पस है वो हेमिस्फेरिक एक्टिव होता है। मीन्स कि अगर हम एनकोडिंग करते हैं तो वो राइट वाला हेमिस्फीयर एक्टिव करता है और जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो लेफ्ट वाला हिप्पोकैम्पस लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर को एक्टिव करता है। इस प्रोसेस से ये पता चला कि जब मीडियल टेम्पोरल लोब पेशेंट का मीडियल टेम्पोरल लोब डैमेज होता है तो उसे एंट्रोग्रेड एमनीजिया होता है, बट रेट्रोग्रेड एमनीजिया नहीं होता है। एनकोडिंग ऑल्सो एक्टिवेट द लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन एक्टिवेट होती है और राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एनकोडिंग एक्टिवेट होती है। मोर सपोर्ट के लिए ये पता चला कि हिप्पोकैम्पस का रोल पॉसिबली हेमिस्फेरिक सपोर्ट करता है। एनकोडिंग और रिट्राइवल प्रोसेस में क्रमशः लेफ्ट और राइट दोनों के हेमिस्फीयर एक्टिव हो रहे थे। दोनों के नाम को, इसीलिए दोनों के नाम को एक HERA को शॉर्ट फॉर्म दिया गया, जो हेमिस्फेरिक एनकोडिंग और रिट्राइवल एसिमेट्री है। ये मॉडल ये आइडियाज़ देता है कि एनकोडिंग इन्वॉल्व होती है लेफ्ट हेमिस्फीयर में मोर देन राइट हेमिस्फीयर, और रिट्राइवल इन्वॉल्व होती है राइट हेमिस्फीयर में मोर देन द लेफ्ट हेमिस्फीयर। बोथ प्रोसेस प्रीडोमिनेंटल इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारा एरिया है जो डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। एनकोडिंग और रिट्राइवल इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नियोकॉर्टिकल एरियाज में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करता है।
कुछ स्टडी जो है मोस्ट रिसेंटली फंक्शनल एमआरआई के थ्रू भी की गई, जिससे ये जाना गया कि जब एनकोडिंग होती है तो मेमोरी का परफॉर्मेंस कैसा होता है। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुछ मेमोरीज परफॉर्मेंस को जानने के लिए कुछ स्टडीज़ को कंडक्ट किया। उसमें उन्होंने सब्जेक्ट को कुछ आइटम दिए और उनके ब्रेन को एमआरआई के थ्रू स्कैन किया और इंफॉर्मेशन जब वो इंफॉर्मेशन को एनकोडिंग कर रहे थे, उसके बाद टेस्ट लिया और उनके मेमोरी को टेस्ट किया। सभी रिसर्चर जो थे ग्रुप ने यही पाया कि जो उनके रिस्पॉन्सेस थे एनकोडिंग के, और ज़्यादातर एरिया प्री फ्रंटल, ये हमारा प्री फ्रंटल पार्ट में और मीडियल टेम्पोरल रीजन में ज़्यादा एक्टिव हो रहा था ड्यूरिंग एनकोडिंग। हमारा टेम्पोरल लोब ये है और ये हमारा प्री फ्रंटल लोब है। तो इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव हो रहा था हमारा पेशेंट का, सब्जेक्ट का माइंड ड्यूरिंग एनकोडिंग ऑफ वर्ड्स और पिक्चर जो उन्हें दी गई थी, जो वो बाद में याद कर रहे थे। मीन्स कि इस स्टडी में ये किया गया कि सब्जेक्ट को कुछ लेटर्स दिए गए या वर्ड्स दिए गए जो जिन्हें उन्हें याद करना था, और उसके बाद जब उनका एमआरआई स्कैन किया गया, जब वो उन वर्ड्स को रिमेंबर कर रहे थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्री फ्रंटल लॉब और टेम्पोरल रीजन ही एक्टिव हो रहा था, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा था जब वो बाद में उन चीज़ों को, उन वर्ड्स को या पिक्चर्स को याद कर रहे थे। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।